स्पीकर, लाइफ कोच एंड कंसल्टेंट। और उसके बाद जब सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की तरफ आप आते हैं तो आपकी शुरुआत से जर्नी कैसी रही थी? करेक्ट। ये ट्रांजिशन हुआ मेरे करियर में फ्रॉम बीइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। तो Okay. मेरी 15 साल की का सॉफ्टवेयर करियर रहा है। आई स्टार्टेड इन 2008, जहाँ पे मैंने अपनी खुद की आईटी कंपनी स्टार्ट की थी स्ट्रेट आउट ऑफ द कॉलेज। हम लोग ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्रोवाइड करते थे फॉर द क्लाइंट्स, ठीक है। सो ये करियर करते करते व्हाट आई रियलाइज कि सॉफ्टवेयर के करियर में नाउ आई एम सेटल्ड, ठीक है। आई एम स्टिल अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, क्योंकि 15 साल का जो मेरा जर्नी रहा है दैट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस को तो मैं कंटिन्यूसली यूटिलाइज कर ही रहा हूँ द कैपेसिटी ऑफ अ कंसल्टेंट। बट ये मेरा एक ट्रांजिशन हुआ है टूवर्ड्स अ लाइफ लाइफ कोच। कोच एंड कंसल्टेंट। हाँ। तो आपने अपने जो कॉन्फ्रेंसेस है उसमें रिलेशनशिप, मनी एंड हेल्थ को ज्यादातर फोकस किया है। इसका रीजन क्या है सर? तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉप 3 पिलर्स है लाइफ के। Yes. ये पिलर्स अगर आपके ठीक है तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि लाइफ आपकी स्टेबल है, स्टेबल। बैलेंस्ड है, मैनेजेबल है, हम्म। राइट? क्योंकि इसमें से एक भी पिलर अगर आपका बिगड़ गया तो इसका इम्पैक्ट पूरे लाइफ पे होता है आपका। मान के चलो, अभी आप मैरिड नहीं हो, राइट? मैरिड। मैरिड हो? ओके, ठीक है। मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कि आपका डिवोर्स हो रहा ओके। है। एग्जांपल के तौर पे, ठीक है? तो क्या आप काम पे फोकस कर पाओगे? मेंटली और फिजिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाता है किसी आदमी के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली। वो फेज अलग होता है ना। करेक्ट, एग्जैक्टली। Phase- तो वेल्थ बिल्डिंग कैसे होती है, सही सही मायने में गाइड करने वाले लोगों की सही में कमी ओवरऑल मुझे समझ में आई। और वहाँ से बेसिकली आई पिक्ड अप दीज 3 पिलर्स एज माय कोर फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ वर्क। ओके। तो मैं जब लाइफ कोचिंग करता हूँ या सेशंस पे करता हूँ तो ये 3 चीज़ों पे स्पेशल एम्फसाइज़ होता है। सो आपका एक कॉन्सेप्ट है शायद, एडुकेट, एम्पावर एंड एलिवेट। हुँ। सो वो भी फोकसिंग पॉइंट्स मुझे लगे। सो उसके अंदर क्या होगा या फिर क्या होता है जनरली? तो ये सीक्वेंस है, ठीक ओके। है? तो इफ यू वांट टू गेट एलिवेटेड, या। व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट इज़ एजुकेट योरसेल्फ। That means you're empowering yourself. हम्म। Then empowering in the sense to take the actions and then you will be elevated. हम्म। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स है टू गेट एलिवेटेड एलिवेट। एनीथिंग इन योर लाइफ, एग्जैक्ट। राइट? तो इसलिए वो एजुकेट, एम्पावर एंड एलिवेट ये मेरा एक टैगलाइन है, समझ लो। हम्म। और इसी के अराउंड मैं काम करता हूँ, ठीक ओके। है? TRP Unfiltered, powered by Karmayoga Group. स्वागत है आप सभी का फिर एक बार टीआरपी अनफिल्टर्ड, द राही पर्सपेक्टिव, पावर्ड बाय कर्मयोग ग्रुप, वेन्यू पार्टनर द कोवर्किंग कंपनी देवनगर नागपुर एंड रिफ्रेशमेंट पार्टनर्स पार्टनर्स कैफे जरीपटका नागपुर। आज है हमारे टीआरपी अनफिल्टर्ड का तीसरा एपिसोड, जिसमें मैंने इनवाइट किया है आस्वाद वाघमारे सर को, तो जो है स्पीकर, लाइफ कोच एंड कंसल्टेंट। सो वक्त ज़ाया न करते हुए चलिए बात करते हैं आस्वाद सर से, जो वैल्यूएबल टॉक्स होगी। लेट्स जॉइन। सो आस्वाद सर, स्पीकर, लाइफ कोच एंड कंसल्टेंट। और उसके बाद जब सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की तरफ आप आते हैं तो आपकी शुरुआत से जर्नी कैसी रही थी? करेक्ट, करेक्ट। ओके। सो अगर मेरी वर्किंग जर्नी देखो तो करंटली जैसे आपने बोला कि मैं अभी एक स्पीकर हूँ, लाइफ कोच हूँ और कंसल्टेंट हूँ, राइट? तो ये ट्रांजिशन हुआ मेरे करियर में फ्रॉम बीइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। तो मेरी 15 साल की का सॉफ्टवेयर करियर रहा है। आई स्टार्टेड इन 2008, जहाँ पे मैंने अपनी खुद की आईटी कंपनी स्टार्ट की थी स्ट्रेट आउट ऑफ द कॉलेज। हम लोग ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्रोवाइड करते थे फॉर द क्लाइंट्स, ठीक है। सो ये करियर करते करते व्हाट आई रियलाइज कि सॉफ्टवेयर के करियर में नाउ आई एम सेटल्ड, ठीक है। यस। बट वो जब सेटलमेंट की बात आती है तब मैंने अपने आप को अचानक एक दिन क्वेश्चन पूछा कि मैं कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ वर्ल्ड के लिए। तो मेरे को ये समझ में आया कि सारी दुनिया ही सॉफ्टवेयर के पीछे भाग रही है और हर कोई सॉफ्टवेयर ही बना रहा है। तो हम लोग ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे। देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैंने दुनिया के प्रॉब्लम्स देखना शुरू किए कि लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हेयर आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल, जहाँ पे मुझे पता चला कि लोग अपने अंदर ही अंदर बहुत सफ़र कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स, ठीक है? और ये मुझे बहुत मैसिव स्केल पे पता चला, बहुत लोगों से बात करते हुए, ठीक है? तो तो अभी इसमें एक ये चीज़ भी है कि मीनव्हाइल मैंने बहुत सारी चीज़ें
वाइल बीइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ट्राई की थी। मैंने बहुत सारे जगह पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, अलग-अलग पब्लिकेशंस के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, मैगज़ीन्स के लिए, ठीक है? ऑनलाइन साइट्स के लिए भी। उसके अलावा मुझे काफ़ी लोगों ने टॉक्स देने के लिए भी बुलाया था, कॉलेजेस में, एनजीओज़ में, ठीक है? तो ये जो मेरी जर्नी रही, आई थिंक ये डॉट्स एक जगह पे आके कनेक्ट हुए। दैट्स व्हेयर आई बिकेम अ लाइफ कोच, ठीक है? तो जब मेरे को प्रॉब्लम समझ में आए, तब मुझे समझा कि ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं और लोग ना सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो सॉल्व ना कर पाने की वजह क्या है कि वो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और एक्शंस कुछ भी नहीं ले रहे। दैट्स वेयर मुझे लगा कि उनको गाइड करने वाला कोई तो भी इंसान चाहिए, जो उनको हेल्प कर सके, ठीक है? अब जब मैंने स्टार्ट किया तब लाइफ कोचिंग वगैरह ये सब चीज़ें इतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती। आजकल आई मीन ये मेनस्ट्रीम चीज़ें हो गई है, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ कोचेस, मतलब तुमको सैलरी हाइक 300 टाइम्स कैसे मिल सकती है, इसके भी कोचेस आ चुके हैं, राइट? हाउएवर आई फील लाइफ कोच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और हर कोई जो अपने लाइफ में अच्छा करना चाहता है शुड हायर अ लाइफ कोच, ठीक है? तो मेरी कुछ इस तरह से जर्नी रही है। तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशन जो है मेरा वो पीछे छूटा नहीं है। आई एम स्टिल अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, क्योंकि 15 साल का जो मेरा जर्नी रहा है, दैट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस को तो मैं कंटिन्यूअसली यूटिलाइज़ कर ही रहा हूँ इन द कैपेसिटी ऑफ अ कंसल्टेंट। बट ये मेरा एक ट्रांज़िशन हुआ है टुवर्ड्स अ लाइफ लाइफ कोच। कोच एंड हाँ, कंसल्टेंट। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ओके, सो अभी रिसेंटली 2 वीक्स पहले मैंने कुछ आपका फेसबुक पोस्ट देखा था, शायद सोशल मीडिया पोस्ट। हुँ, आप यूनियन मिनिस्टर मिस्टर गडकरी जी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे हुँ, उनके बहुत बड़े सेमिनार में। हुँ, तो वो स्केल में वो एग्ज़ैक्टली क्या कॉन्सेप्ट था हुँ, जो आप उनके सामने प्रेज़ेंट कर रहे थे? और वो फीलिंग कैसी थी? वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि इतने बड़े यूनियन मिनिस्टर इंडिया के जो बहुत टाइम से वो एक ही चीज़ पे यूनियन मिनिस्टर की इस पे है हुँ, और जो एक रेप्यूटेड पर्सनैलिटी के सामने प्रेज़ेंट करना कुछ, हुँ। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था? करेक्ट, करेक्ट। एब्सोल्युटली। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो, और उसका अगर कॉन्टेक्स्ट देने की बात करते हैं, तो हम लोग एक ऐप बेस्ड फोरम लॉन्च करने वाले हैं हुँ, रिसेंट, मतलब हुँ, तो उसका वो प्रमोशनल कैंपेन था, समझ लो, ठीक है? ओके, हमने वो उस इवेंट में वो ऐप को लॉन्च किया इन इन फ्रंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर नितिन जी गडकरी। तो उनके सामने ये प्रेज़ेंट करना बहुत ही बढ़िया था, बिकॉज़ ही एप्रिशिएटेड अस अ लॉट, यस, क्योंकि हमारी जो टीम है वो नागपुर की है। हाँ, अब ये लोग भी नागपुर से है, तो उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएट किया। उन्होंने हमको सीधा-सीधा बोला कि नागपुर से तुम ग्लोबल जाने का विज़न देखो। यस, तो उनके सामने लॉन्च करने का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था। इसमें अल्टीमेटली हम लोग यही है, मतलब लोगों के जो लाइफ़ की जो समस्याएँ हैं, हुँ, उनको सॉल्व करना थ्रू एन ऐप ओके। हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? मतलब कंसल्टिंग एंड ऑल हाँ, एक ऐप के थ्रू होगा एग्ज़ैक्टली। और शायद वो दिल्ली का ये था वेन्यू जहाँ पे आपने प्रेज़ेंट किया था। नहीं, वो ना सीआईआई का कॉन्फ्रेंस था। ओके, इट वाज़ हेल्ड इन नागपुर इटसेल्फ, ओके ना। ठीक है? हाँ, हाँ। सो व्हाट आर द इनसाइट्स अबाउट दैट कॉन्फ्रेंस? उसके बाद का प्रोसेस कैसा रहेगा आपके उस ऐप के लिए? करेक्ट, करेक्ट। सो अभी ऐप का हमने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया है। हुँ, और उसके थ्रू नाउ वी आर रीचिंग आउट टू पीपल एट लार्ज। इंडिया हुँ, के सारे जितने भी से 25 से 40 के बीच में जो लोग हैं, उनको हम लोग रीच आउट कर रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली उनके जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग इस तरह के कैंपेन्स रन कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली द प्रॉब्लम्स दैट वी विल बी हाइलाइटिंग, जो उनसे रेजोनेट करेंगे, और वो दे विल लव टू सब्सक्राइब, ठीक है? ओके, तो अभी उसमें हम लोग कुछ 1-2 कंसल्टेशंस फ्री दे रहे हैं। 1 से 3 कंसल्टेशंस आई गेस फ्री है, और उसके बाद हम लोग उसपे पेड कंसल्टेशंस रहेंगे, ठीक एक है? तो और एक ना एक प्लान दिया जाएगा हर एक को टू फॉलो, एंड एक तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी हम लोग अपॉइंट करने वाले हैं, ओके, हू विल एक्चुअली कंसिस्टेंटली हैंड होल्ड हुँ, द पीपल, ठीक है? तो इस तरह से वो रहेगा। टू मैनेज ऑल द थिंग्स हाँ, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि एक टीम के लिए कभी पॉसिबल होता नहीं एग्ज़ैक्टली, एट अ टाइम। हाँ, सो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ अलग टीम हो, करेक्ट, सो उतने इनसाइट्स हमारे पास आ जाते हैं, करेक्ट, उतने जो उसके नंबर्स हैं, हाँ, स्टैटिस्टिक्स उसके लिए। करेक्ट। सो तो आपने अपने जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें रिलेशनशिप, मनी एंड हेल्थ को ज़्यादातर फ़ोकस किया है, कि इसका रीज़न क्या है सर? करेक्ट। तो अगर आप ओवरऑल हम अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके हमारे डेथ तक बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हुँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बट आप अगर बहुत डेप्थ में जाओ,
ठीक है, हम्म, और थोड़ा बाहर आके सोचो, डिटैच होके सोचो, तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉप 3 पिलर्स है लाइफ के। Yes. ये पिलर्स अगर आपके ठीक है, तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि लाइफ आपकी स्टेबल है, स्टेबल। बैलेंस्ड है, मैनेजेबल है, हम्म, राइट? क्योंकि इसमें से एक भी पिलर अगर आपका बिगड़ गया, तो इसका इम्पैक्ट पूरे लाइफ पे होता है आपका। मान के चलो, अभी आप मैरिड नहीं हो, राइट? मैरिड। मैरिड हो? हम्म, ओके, ठीक है। मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका डिवोर्स हो रहा है, Okay. ठीक है? एग्जांपल के तौर पे, ठीक है? तो क्या आप काम पे फोकस कर पाओगे? मेंटली और फिजिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाता है किसी आदमी के एग्जैक्ट लिए, क्योंकि एग्ज वो फेस अलग होता है ना। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो सिमिलरली, अगर आपका एक पिलर बिगड़ चुका है, तो दूसरे पिलर पे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होता है इसका। सिमिलरली, काम नहीं कर पाओगे तो आपका फाइनेंशियल्स विल बी एट हम्म, स्टेक। उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बिगड़ सकती है, Exactly. हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। हम्म, ऐसा कोई भी एक पिलर ले लो, हेल्थ बिगड़ गई है तो बाकी के 2 पिलर्स भी ऑटोमेटिकली सफर होते हैं। हम्म, सो ये बहुत एसेंशियल पार्ट है लाइफ का। अभी अभी बहुत गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इन चीज़ों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत वर्ल्ड में बहुत लोग हैं। हम्म, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डॉक्टर्स हैं, ठीक है? रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट थे अब तक, राइट? अ, मतलब एक लेगेसी की बात करें हम्म, हिस्टोरिकली, ठीक है? प्रोसो और हाँ, मनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मे बी फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे, राइट? जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बोलते हैं हम्म, उनको आजकल। अगर आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम्स ना वर्ल्ड में बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बट लोगों के लिए सॉल्व नहीं हो रहे। हम्म, एग्जाम्पल देता हूँ कि डॉक्टर के पास एक बार इंसान गया, क्यों लाइफ टाइम के लिए गया? कभी देखा है कि डॉक्टर की दवाई लेके वो इंसान हेल्दी हो गया और वापस आ गया? yeah, नथिंग अगेंस्ट डॉक्टर, बट सिस्टम ही वैसा है, ठीक हम्म, है? अ, और देयर इज़ नो होलिस्टिक ट्रीटमेंट एग्जैक्ट। टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, चलो। ठीक है? वो सॉल्यूशन नहीं है, कंट्रोल ही है सिर्फ हर चीज़ का। रिलेशनशिप में भी लोगों को राइट सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है? मनी एंड वेल्थ के लिए भी राइट सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है? जो एडवाइजर्स हैं, वो जो म्यूचुअल फंड ज़्यादा कमीशन देता है, उसी को सेल करते हैं, ठीक है? तो एग्जैक्ट। वेल्थ बिल्डिंग कैसे होती है, सही सही मायने में गाइड करने वाले लोगों की सही में कमी ओवरऑल मुझे समझ में आई। हाँ। और वहाँ से बेसिकली आई पिक्ड अप दीज़ 3 पिलर्स एज़ माय कोर फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ वर्क। ओके। तो मैं जब लाइफ कोचिंग करता हूँ या सेशंस भी करता हूँ, तो ये 3 चीज़ों पे स्पेशल एम्फसाइज़ होता है। सो आपका एक कॉन्सेप्ट है शायद, एडुकेट, एम्पावर एंड एलिवेट। हुँ, सो वो भी फोकसिंग पॉइंट्स मुझे लगे। सो उसके अंदर क्या होगा या फिर क्या होता है जनरली, करेक्ट। क्योंकि आपके सेशंस अटेंड मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। सो क्या होगा उसमें एडुकेट, एम्पावर एंड एलिवेट में? अभी एलिवेट का तो ठीक है, समझ सकते हैं कि एक लेवल ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर वो दो जो कॉन्सेप्ट है वो इसके साथ कैसे लिंक्ड अप होंगे? करेक्ट, करेक्ट। तो ये सीक्वेंस है, ठीक ओके। है? So if you want to get elevated, या। what are the steps? First is educate yourself. That means you are empowering yourself. हम्म, Then empowering in the sense you take the actions and then you will be elevated. हम्म, ठीक है? तो ये 3 स्टेप्स है टू गेट एलिवेटेड एलिवेट। एनीथिंग इन योर लाइफ, एग्जैक्ट। राइट? तो इसलिए वो एजुकेट, एम्पावर एंड एलिवेट ये मेरा एक टैगलाइन है, समझ लो। हम्म, और इसी के अराउंड मैं काम करता हूँ, ठीक ओके। है? सो चाहे मैं कोई भी टाइप का काम करूँ, ये मेरा कोर वैल्यूज़ है। वो मेरे अंदर से आती है वो चीज़। हम्म, मेरा ये मिशन स्टेटमेंट है भी बोल सकते हो आप कि मेरे को यही चीज़ों में काम करना है। चाहे मैं अलग-अलग मीडियम्स के थ्रू करूँ, ओके। ठीक है? तो मेरा फाउंडेशन यही है, मेरे अंदर से यही आती है चीज़ें। तो दिस इज़ हाउ आई थिंक ये मेरे से एसोसिएट हुआ। ओके। सो ये थॉट प्रोसेस कैसे, मतलब ये थॉट कैसे आया कि इन पॉइंट्स पे काम हो सकता है? जैसे कि 3 पिलर्स हो गए, हुँ, अभी ये भी 3 पिलर्स ही मानेंगे क्योंकि 3 6 पिलर्स हो गए। करेक्ट। लेकिन ये 3 पिलर्स ग्रूमिंग के लिए, एक सोशल वैल्यू के लिए अपने, और वो जो 3 पिलर्स से पहले वो वेल्थ के लिए। हुँ, सो इन्हीं पॉइंट्स पे काम करना है, ये थॉट पक्का कैसे हुआ? ये सोच कैसे पक्की हुई करेक्ट। और कब हुई? करेक्ट, करेक्ट। परफेक्ट। सो बेसिकली जब मैंने काम स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड डूइंग सम सर्वेज़, हुँ, ठीक है? सर्वे किया। काम करते-करते मैंने बहुत अलग-अलग टाइप के सवाल पूछे लोगों से। हुँ, ठीक है? उसमें से मैंने कुछ रिसर्च करने की कोशिश की, पैटर्न्स ड्रॉ करने की कोशिश की, ओके। ठीक है? तो जब पैटर्न्स ड्रॉ किए, तो मैंने वो पैटर्न्स जब स्टडी किए, तो मुझे समझ में आया कि हम लोगों का फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है, वो है अपना एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। हुँ, ये 2 ही चीज़ें फंडामेंटली हम लोग वीक हैं, हम लोग लैग कर रहे हैं, ठीक है? अब लैग क्यों कर रहे हैं, इसके रीज़न्स में नहीं जाते हम लोग, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ठीक है? एग्ज़ैक्ट। बट फंडामेंटली हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, डिग्री लेने के लिए डिग्री कर रहे हैं।
सर्टिफिकेशंस करने के लिए कर रहे हैं। अब आईटी की बात करें तो आईटी में सो लोग सिर्फ सैलरी मिलने वाली है इसलिए कोडिंग सीख रहे हैं। एग्जैक्ट तो अंदर से तुम अपने आप को उस चीज में लोग ना मतलब लोग उसमें डिवोट नहीं इन्वॉल्व नहीं हो हाँ, पा रहे। इन्वॉल्व होके डिवोट नहीं कर पा रहे हैं फॉर अ नोबल कॉज, जिसके वजह से सरफेस लेवल का ही अंडरस्टैंडिंग है, सरफेस लेवल का ही नॉलेज है, सरफेस लेवल का एजुकेशन है, हम्म जिसके वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। वो खुद Exactly. के लाइफ के नहीं कर पा रहे तो बाकी लोगों के लाइफ के कैसे करेंगे? और बाकी लोगों के लाइफ के नहीं करेंगे तो फिर तुम एम्पावर कैसे होंगे? मतलब बाकी लोग अल्टीमेटली तुम्हारा ब्रेड ब्रेड एंड बटर जो है वो हम दूसरों किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तभी बनता है। एग्जैक्ट बराबर है? फॉर एग्जाम्पल यू आर इनटू रियल एस्टेट, हम्म। राइट? तो रियल एस्टेट आप किसी को सेल करोगे तो आप उनका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट? उसको एक लाइफ टाइम के लिए वेल्थ का एक एसेट दे रहे हो, राइट? वो अगर होल्ड करते हैं तो उनका मनी कहीं तो भी पार्क हो रहा है, जो ग्रो भी हो रहा है, तो उनका एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, एग्जैक्ट दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। हम्म अब एजुकेशन आपको अगर ये अवेयरनेस ही नहीं रहती फॉर एग्जाम्पल, तो आप कैसे करते ना? करेक्ट ऑब्वियसली है ना? तो फंडामेंटली क्या हो रहा है कि डिग्री वाइज पेडिग्रीज बहुत है आज के डेट में, ठीक है? हर गली में एक आईएम ग्रेजुएट मिलेगा आज के डेट में आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड ने उन्होंने ऑनलाइन और शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्ट कर दिए, ठीक है? और वो पेडिग्री से कुछ होता नहीं है। कितनी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसमें से कितना विज़डम जनरेट कर पा रहे हैं और उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं लाइफ में। जब Important. हाँ, और ओवर द ईयर्स जब अप्लाई करते हो, तब रिफ्लेक्ट बैक भी करना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली और जो तुम्हारा पैटर्न है उसमें से फिर कहाँ अलाइन करने की ज़रूरत है ड्यूरिंग द जर्नी, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये लोग समझते नहीं हैं। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया था। इसलिए ये मेरी फंडामेंटल वैल्यूज़ बन गई कि अगर कहीं काम करना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन रियल सेंस, तो वो है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, ओके एंड इसी से एलिवेशन आएगा लोगों का। तो एग्जैक्ट ये इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान के चलो इन्वेस्टमेंट का किसी को नॉलेज ही नहीं है ना? एजुकेशन नहीं है फॉर एग्जाम्पल। अभी क्या हो गया, अभी कोविड के बाद तो यूट्यूब से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं, एग्जैक्टली बट उन्होंने एजुकेट करने के बजाय कन्फ्यूज़ किया है। हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गए, हर कोई कुछ अलग ही बोल रहा है, ठीक है? और एक कॉन्सेप्ट आपको बेचा जा रहा है व्हिच इज़ फायर। हम्म फायर के बारे में सुना होगा आपने कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, हाँ कि मैं 30 की उम्र में रिटायर हो जाऊँगा, 40 की उम्र में रिटायर हो जाऊँगा, ठीक है? तो उससे अपना जो यंगस्टर्स है या यूथ है, वो कुछ गलत ही दिशा में भाग रहे हैं, ठीक है? करियर शुरू नहीं हुआ और रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली हालाँकि अगर तुमने करियर ही सही चूज़ किया, तो तुम उसमें से रिटायर होना चाहोगे क्या? नहीं उनको तो मज़ा आएगा लाइफ लॉन्ग करने में। तो ये समझ में आया कि लोग कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी हम्म ये नहीं आ रही है। तो ये जो कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी की जर्नी है ना, वहाँ पे मेरे जैसे कंसल्टेंट्स, कोचेस हेल्प करते हैं। ओके ठीक है? सो जैसे अभी कंसल्टेंट का आपने रोल बताया है, सो वहाँ पे जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो रिलेशनशिप्स को मजबूत करने के लिए ऐसे कौन से 3 या 5 आपके हिसाब से पॉइंट्स होंगे कि जो इम्पोर्टेंट रहेंगे अभी के जनरेशन के लिए और इससे आगे भी? क्योंकि अभी तक तो सब ठीक था। यहाँ से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रमाण कुछ-कुछ चीज़ों का ज़्यादा बढ़ रहा है। सो वो कंट्रोल करने के लिए तो ये पॉइंट टच करने से पहले मैं थोड़ा आई टेक यू बैक इन द हिस्ट्री। यस सो 20 साल पुरानी बात करते हैं। 20 साल पहले ऐसा होता था कि 10 शादियों में से 8 शादियाँ टिकती थी और 2 हुँ, शादियाँ टूटती थी। अगर आप आज की बात करें, तो दिस इज़ अ रिसर्च बैक डेटा। 10 में से 7 शादियाँ टूटती है और 3 3 टिकती है। सर्वाइव कर जाती है। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो ये हम लोग थोड़ा एक ग्रेव सिचुएशन में जा रहे हैं। हुँ, थोड़ा-सा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है, ठीक हुँ, है? तो इसके लिए फिर से हिस्ट्री में हिस्टोरिकली जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यूज़ देखें अपनी इंडिया की, तो हमारी जो स्ट्रॉन्ग वैल्यू थी, वो थी कि हमारी फैमिली, हमारा पूरा फ़ोकस फैमिली पे हुआ करता था, राइट? तो अगर मान के चलो एक लड़की है वो शादी करके आती है, मतलब हमारी हमारे मदर्स और उनके ही जनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग फिलहाल, कि वो अगर शादी करके घर में आती है, तो उनको पता था कि हमको पूरा साथ इसी हस्बैंड का निभाना है, हुँ, राइट? और बहुत केसेस में क्या होता था, हस्बैंड यूज्ड टू बी अ ब्रेड विनर, वो खुद बाहर जाके काम करते थे, कमा के लाते थे घर के लिए, घर के साथ सारा चीज़ें शेयर करते थे रिसोर्सेस, और घर की जो लेडी हुआ करती थी, होम मेकर जिसको आज हम लोग कहते हैं, वो घर सँभालते थे। तो इस तरह से उनका बहुत बढ़िया बैलेंस बनता था। हुँ, फिर धीरे-धीरे हम लोग इवोल्यूशन की तरफ आए। लेडीज़ ने काम करना शुरू किया, हुँ, खाना बनाना छोड़ना शुरू किया, खाना बनाना आउटसोर्स करना आ गया, राइट?
फिर इक्वालिटी की बातें होने लग गई, ठीक है। फेमिनिज्म आ गया। हाँ, फेमिनिज्म आ गया, एग्जैक्टली। तो उस इसमें क्या हो गया कि भैया हर काम जो है वो लड़के की भी जिम्मेदारी है, लड़की की भी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसमें लड़कियां एम्पावर हो गई ओवरऑल, ठीक है, उनकी एम्पावरमेंट हो गई, ये अच्छी बात हुई, ठीक है। एम्पावरमेंट इज अ गुड थिंग। हाउएवर बहुत सारे जनों ने मतलब क्या हो गया, दे गॉट ओवर एक्सपोज्ड, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स गॉट ओवर एक्सपोज्ड, ठीक है। वो ऐसे ऐसे चीजों पे एक्सपोज हो गए जहाँ पे वो अपना दिमाग नहीं लगा पाई या फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि आज के डेट में लड़कियां भी ओवर एक्सपोज है और लड़के भी ओवर एक्सपोज, ठीक है। ओवर एक्सपोजर के कारण धीरे धीरे वो हमारी जो कोर फंडामेंटल वैल्यूज थी, फैमिली प्रिंसिपल्स थे, वो धीरे धीरे टूटने लग गए, ठीक है। और वो टूटने लगने की वजह से डिवोर्स रेट बढ़ गया, क्योंकि आज हर हर किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मान के चलो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है तो वाइफ बोलती है कि भैया तू तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है, मेरे पास और दो ऑप्शंस है। दो लड़के लाइन में खड़े हैं और सीधे वो लोग चले जाते हैं। सेम इज द केस विथ हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड बोलता है कि तू तकलीफ दे रही है क्या, छोड़, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। नो बडी इज रियली विलिंग टू वर्क आउट द इश्यूज इन द रिलेशनशिप, क्योंकि वो बैठ के बात करना, पेशेंटली एक दूसरे को सुनना, समझना, आराम से एक एक चीज सॉर्ट आउट करना, इसको लगता है पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो चीजें हमारे पास नहीं रही, सारी इंस्टेंट चीजें मिलने का जमाना हो गया है, ठीक है। तो यूएस में तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कॉल्ड स्पीड डेटिंग। तो स्पीड डेटिंग के बारे में आपने सुना है कभी? ना। ठीक है। तो वो अपने आप भी अभी फॉलो होने लग गया है, स्पीड डेटिंग इन द सेंस कि भैया तुम बहुत सारे लोगों को अप्रोच करो एक साथ। इफ यू वांट टू डेट समबडी तो आप 10 20 40 50 लोगों को अप्रोच करो, जितने जितने लड़कियां या लड़के हाँ बोलते हैं उनके साथ क्विकली डेट करो एंड फाइंड आउट कि आप आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है, ठीक है। तो जैसे सेल्स का अपना अप्रोच होता है ना, वैसे टाइप का अप्रोच डेटिंग में वो लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हर चीज स्पीडीली हो रही है। तो रिलेशनशिप ऐसी चीज है कि जिसको टाइम देना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ, एक तो ये फैमिली वैल्यूज अपनी पूरी हट चुकी है, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप को अगर आपको नर्चर करना है, ग्रो होना है, तो उसको टाइम देना पड़ता है। एक दूसरे के लिए हमेशा क्वालिटी टाइम देना जरूरी है। अब आज के डेट में बहुत ज़्यादा टाइम देना पॉसिबल नहीं है, बट आधा घंटा 45 मिनट्स भी अगर दिन में अगर निकालते हैं हम लोग अपने पार्टनर्स के लिए, तो दैट इज सफिशिएंट। बट वो भी नहीं हो रहा है, लोग अपने मोबाइल में चले जाते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अलार्मिंग सिग्नल्स जहाँ पे रिलेशनशिप्स अभी हमारी ग्रे एरिया में जा रही है, ठीक है। तो तीसरा फिर क्या होता है कि जब बच्चे आ जाते हैं तो पूरा फोकस दोनों का बच्चों पे होता है, फिर से एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं बचता। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो करियर के पीक में रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो करियर पे पूरा फोकस करते हैं, फिर से एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब इस इतने भयंकर जर्नी से जाता है कि फिर बुढ़ापे में लोग एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे का मुंह नहीं देखना नहीं चाहते। ये भी सिचुएशन आ चुकी है अभी। तो रिलेशनशिप हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली, और रिलेशनशिप्स को एफर्ट्स लगते हैं, ये हमको पता नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हस्बैंड वाइफ जब शादी करते हैं तो दे स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। अब इसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हस्बैंड वाइफ मान के चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे शादी से पहले, तब वो एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं, राइट, एक दूसरे के लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं या एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो दौर जो होता है वो बहुत हसीन होता है, राइट। उसके बाद शादी एक बार हो गई तो एक दूसरे को फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है, और वहां से फिर डाउनफॉल ऑफ द रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। और वहां से अगर हमको उठना है वापस इन द रिलेशनशिप्स तो फिर एफर्ट्स लगते हैं। तो वो एफर्ट्स लेने के लिए लोग रेडी नहीं है आज के डेट में। इसके वजह से रिलेशनशिप्स आर गोइंग थ्रू अ टर्मोइल। तो ये प्रॉब्लम फंडामेंटली मुझे लगता है ये 3-4 रीजंस की वजह से हो रही है। तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स वेयर आई यूजुअली कंसल्ट पीपल। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और आज के डेट में तो इतने बहुत ही भयंकर-भयंकर प्रॉब्लम्स के थ्रू लोग गुज़र रहे हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया लाइफ लोगों ने अपना। जो लाइफ हमारा सिंपल है वो छोड़ के बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेज़ में जा रहे हैं लोग। तो वहाँ से वो एंटेंगलमेंट्स में से निकालना हमारे लिए मतलब कभी-कभी तो मेरे को 10-10 सेशंस लग जाते हैं, वो एंटेंगलमेंट में से निकालने के लिए लोगों को। और उसके बाद फिर हीलिंग की जर्नी शुरू होती है। फिर रिलेशनशिप रिवाइविंग की जर्नी शुरू होती है। तो ऐसा भी करना पड़ता है।
सो कंप्लीट टाइम कितना लगता है? अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है तो स्टार्ट से लेके एंड तक उसको हील होने में कितना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है? करेक्ट। सो इसके लिए ना कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है। हुँ, इट डिपेंड्स ऑन सी हमारे पास तो उनको गाइड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? हम लोग उनको बराबर सही दिशा में डायरेक्शन देते हैं। इट इज़ अप टू दैट इंडिविजुअल कि वो कितना अंदर से चाहते हैं वो चीज़ ओके, करना और कितना जल्दी वो बाहर आने की कोशिश करना चाहते हैं। वो कितना जल्दी कोप अप करते हैं उस चीज़ को, हुँ, उस पे डिपेंड करता है, ओके, ठीक है? क्योंकि क्या है ना मतलब एक बार इंसान अपने आप को इतना गिरा देता है कि वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी के इतने नीचे वाले निचले लेवल पे चला जाता है कि वहाँ से निकालना बहुत बड़े-बड़े प्रैक्टिशनर्स को भी डिफ़िकल्ट जाता है, हुँ, ठीक है? तो हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है बट एनीवे मतलब वो कैसा है कि इंसान अगर सही में अंदर से चाहता है, तो किया जा सकता है। अंदर से वो बहुत कन्फ्यूज़्ड है और वो मतलब उसके माइंड में कुछ दिल और दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो पहले तो वो हमको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है? बहुत बार ये होता है, हुँ, ठीक है? दिल कुछ और कहता है, दिमाग हाँ, कुछ कुछ और और फिर कहता है, तो ये हम लोग पहले पकड़ लेते हैं, हुँ, ठीक है? तो वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के बाद जब अलाइनमेंट आता है, तो फिर जर्नी थोड़ी स्मूथ होती है। ओके। हेल्थ के बारे में जो कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके, जो सेशंस आप कंडक्ट करते हो, सो उसमें ज़्यादातर अभी इन 6 महीनों में या फिर इस 1 साल में ऐसी कौन-सी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड? हुँ, हुँ। ठीक है, सो मैं अभी जो बोलूँगा आप सब लोग एग्री करेंगे इस चीज़ को, ठीक है? कि जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं वो सब एग्री करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द हेल्थ इश्यूज़ दैट वी आर फेसिंग इन दिस एरा 6 महीने क्या पिछले 10-20 साल में भी अगर बात करें 10-15 सालों की बात करें तो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ से हम लोग सब लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? और जो नहीं कर रहे वो आगे चल के सफ़र करने वाले हैं, हुँ, ठीक है? तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं किसी को ऑनेस्टली क्योंकि ओवरऑल कोई ग्रेव प्रॉब्लम्स नहीं है हेल्थ को लेके, बट ये लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ जो हम लोग कैरी कर रहे हैं, उसका ना कोई एंड नहीं है। हुँ, वो लाइफ़ जब खत्म हो रही है उसके बाद ही जा रहा है। तो उसके नाम में ही सॉल्यूशन है। दीज़ डिसीज़ेज़ आर कमिंग टू यू बिकॉज़ ऑफ अ बैड लाइफ़स्टाइल। अगर आपने लाइफ़स्टाइल इम्प्रोवाइज़ कर ली, तो यू विल बी फ्री फ्रॉम दीज़ डिसीज़ेज़। यस। तो ये चीज़ हम लोग मेरे सेशंस में या कंसल्टेशंस में हम लोग कवर करते हैं। सो जैसे अभी लाइफ़स्टाइल की बात आ गई है, सो आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी रहती है शुरुआत से सुबह से लेके शाम तक या फिर रात के सोने तक? करेक्ट, और फिर आप क्या सजेस्ट करोगे कि हमारी भी लाइफ़स्टाइल या फिर आप व्यूअर्स की भी लाइफ़स्टाइल वैसी हो, जिससे हम हेल्दी फ़ील करें? करेक्ट, करेक्ट, तो क्या वो सजेशंस होंगे आपके? करेक्ट, वंडरफुल। सो सुबह से लेके रात तक की बात करने से अच्छा मैं 1 दिन पहले की बात करता हूँ, कूल। ठीक है? हाँ, सो थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है। दूसरा दिन कैसा जाएगा या पहले दिन रात में हम लोग क्या करते हैं उस पे डिपेंड करता है, हाँ, ठीक है? तो मैं एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है वो चीज़ कि वो हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप साढ़े 9 बजे सो जाइए, साढ़े 9 से 10 के बीच में सो जाइए रात हुँ, को। दैट इज़ वेयर क्योंकि हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, उनका सबसे पहला सॉल्यूशन है कि 10 बजे के पहले सो जाना। हुँ, इसके पीछे स्लीप साइंस भी है और मैंने आयुर्वेद भी स्टडी किया है, तो मेरे को ओवरऑल पता है, ठीक है? तो मैं तुमको शॉर्टली बताता हूँ, इसके पीछे बहुत डीप साइंस है, ठीक है? बट मैं तुमको ब्रीफली बताता हूँ कि 10 बजे से लेके 2 बजे तक तुम्हारी बॉडी रिजुवेनेट होती है, हमारी सबकी और 2 बजे से लेके 6 बजे तक हमारा माइंड रिजुवेनेट होता है। और जब हम लोग 10 से लेके 6 बजे तक सोते हैं, कंप्लीटली गहरी नींद में होते हैं अगर वो ड्यूरेशन में, तो माइंड और बॉडी का एक बैलेंस और सिंक एस्टेब्लिश होता है। ओके। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? तो कभी भी आप किसी भी हमारे ना आज जो भी हमारे सेंट्स हैं, साधु लोग हैं, हुँ, आज भी एग्ज़िस्ट करते हैं, राइट? हाँ, उनके चेहरे पे तेज देखो कैसा होता है। एग्ज़ैक्टली, हर कोई हो, कोई भी हो मतलब जब भले ही वो यूट्यूब वाले भी बाबा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फिर भी उनके चेहरे पे तेज होता है, क्योंकि वो लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो ये मेरा सबसे पहला सजेशन होता है कि भैया तुम पहले साढ़े 9 बजे जब सोओगे, तो दूसरे दिन साढ़े 5 बजे, 6 बजे से पहले उठ जाओगे ऑटोमैटिकली। तुम्हारी नींद भी पूरी हो गई होगी, हुँ, यू विल फील फ्रेश, एनर्जेटिक एंड बैलेंस्ड, ठीक है? तो मैं यूजुअली क्या लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं यूजुअली यही लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करता हूँ। मैं साढ़े 9 10 के बीच में सो जाता हूँ। कभी-कभी लेट हो गया तो साढ़े 10 11, 11 के पहले सो जाता हूँ मैं, ठीक है? हुँ, फॉर श्योर बट मोस्ट ऑफ द डेज़ मैं साढ़े 9 या 10 से बीच के पहले सो जाता हूँ। फिर उठता हूँ सुबह 6 बजे, हुँ, ठीक है? अ,
सुबह के अपने प्रोग्राम्स निपटने के बाद आई गो फॉर अ वॉक। मैं अपने छत पे ही वॉक कर लेता हूँ, ठीक है, टेरेस पे। तो वहाँ पे थोड़ा-सा वॉक करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ। मेरी बीवी और बेटी तब तक सोई रहती है। मैं अपना जर्नलिंग करता हूँ, ठीक है? क्योंकि जब मैं वॉक करता हूँ, तब ऑटोमैटिकली मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ आते हैं। मैं कुछ सोच के नहीं जाता हूँ, मैं अपना दिमाग खाली करके जाता हूँ। मैं सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करते रहता हूँ इधर-उधर, ठीक है? कभी आकाश की तरफ देख लिया, कभी पंछी की तरफ देख लिया, कभी पेड़ की तरफ देख लिया, ठीक है? आई जस्ट कीप ऑन वॉकिंग। अब मुझे क्रिकेट का शौक है, तो मैं थोड़ा-सा बॉलिंग, बैटिंग के एक्शंस कर लेता हूँ, ठीक है? फ़नी लगेगा थोड़ा-सा, बट या इनहेरेंटली आती है चीज़ें ये, ठीक है? तो ये जो थॉट्स आते हैं मेरे माइंड में अच्छे, वो मैं लिख लेता हूँ वापस आके डायरी में अपने, ठीक है? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई डू। उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा पढ़ता हूँ आधे घंटा, ठीक है? उसके बाद मेरी बेटी उठ जाती है, फिर हम लोग अ, खेलते हैं आधा घंटा खेलते हैं। एंड देन मैं अपना नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, 9:30 को शार्प आई स्टार्ट माय वर्क, ठीक है? सो उसके बाद फिर मेरे कुछ सेशंस हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, वो शुरू होते हैं। उसके बाद कंसल्टेशंस होते हैं, राइट? तो कंसल्टिंग चलता है, ठीक है? वो भी ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग करते हैं। ओके। इस तरह से फिर वो 6 साढ़े 6 बजे तक चलता है, ठीक है? तो आई वाइंड अप एट 7 पीएम यूजुअली, ठीक है? मतलब एक वाइंड अप इन द सेंस कि यूजुअली मैं 7 से साढ़े 7 के बीच में खाना खा लेता हूँ, ओके। ठीक है? उसके बाद मेरे को अगर कुछ कॉल्स है या सेशंस है वगैरह वो करने हैं, तो वो एक आध कॉल हो जाता है मेरा 8 से साढ़े 8 पौने 9 तक। 9 तक 8 से 9 तक के बीच में एक हो जाता है। न न 9 ओ क्लॉक आई वाइंड अप कंप्लीटली। मैं फ़ोन-वोन सब छोड़ देता हूँ, ठीक है? हाँ। उसके बाद 9 से साढ़े 9 अगेन मेरे डॉटर के साथ टाइम होता है। उसके बाद खेलता हूँ, डॉटर एंड वाइफ दोनों हम लोग काफ़ी डिस्कशंस करते हैं, खेलते हैं तीनों मिलके साथ में एंड देन 9:30 10 के बीच में हम सो जाते हैं। मतलब यूजुअली इस तरह से हमारा लाइफ़स्टाइल है। तो ये लाइफ़स्टाइल ना मेरा इतना अच्छा पहले था नहीं, बचपन में हुआ करता था बट देन बीच में गैप मतलब कॉलेज गिफ्ट वगैरह में। हाँ, मतलब कॉलेज लाइफ़ और ये सब करियर के इसमें इट वाज़ डिस्टॉर्टेड कंप्लीटली, डिस्टर्ब हो गया था पूरा। तो मेरी हेल्थ भी अफ़ेक्ट होना शुरू हो गया था उस इस केस में एंड दैट्स व्हेयर आई अंडरस्टूड दिस कि ये अगर ठीक कर लें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाते हैं। हुँ, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हो गए या एडवाइज़र्स हो गए, ये लोग ना ये चीज़ बताते नहीं हैं। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो मैं ये बोलूँगा कि जिनको भी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ है, तो मैंने अभी तुमको जो दिनचर्या बताई है, वो अगर फ़ॉलो करना शुरू करो, एक ही चीज़ डिसाइड करनी है कि सोना कब है। बाकी ऑटोमैटिकली चीज़ें आपकी सेटल हो जाएगी। अब इसमें 2 पिलर्स भी है। हेल्थ की तरह मतलब अगर फिज़िकल हेल्थ की बात करें तो रेस्ट हुँ, मतलब स्लीप की बात की, दूसरा पिलर है कि तुम्हारा डाइट कैसा होना चाहिए। इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न फैला रखा है लोगों ने, ठीक है? जिम वाले प्रोटीन शेक्स बेच रहे हैं, ठीक है? या स्टेरॉइड्स बेच रहे हैं या सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं। तो ये भी थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल है। लिमिटेड है। हाँ, थोड़ा क्वेश्चनेबल है और तीसरा पिलर होता है कि एक्सरसाइज़। हुँ, अब हर कोई ना मतलब हेल्थ के लिए एक्सरसाइज़ करो बोलता है। इसका भी आयुर्वेद और ये है साइंटिफिक बेस है इस चीज़ को, कि किसने एक्सरसाइज़ करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं कि जिसकी कफ प्रकृति है, यानी जो बहुत मोटा है, हुँ, हट्टा-कट्टा है, उसे सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। जो मीडियम साइज़ का है, यूजुअली जिनकी पित्त प्रकृति होती है, हुँ, ठीक है? उन्होंने मॉडरेट एक्सरसाइज़ करना चाहिए। और जो वात है, मेरे जैसा पतला है, ठीक हुँ, है? जिसकी वात प्रकृति है फिलहाल, ठीक है? मतलब बहुत पतला है, उन्होंने बहुत कम एक्सरसाइज़ करना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा लिखा हुआ है आयुर्वेद के स्क्रिप्चर्स में कि तुम्हारे बगल में पसीना आना शुरू हो गया तो तुम्हें रुका देना चाहिए एक्सरसाइज़ वात प्रकृति वाले लोगों ने, ठीक है? तो इतना प्रिसाइज़ और डीप साइंस है जो मैंने स्टडी किया हुआ है। उसके बेसिस पे मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्रिस्क्राइब किया है और उनके रिजल्ट्स भी ऑब्ज़र्व किए हैं। बेस्ड ऑन दैट हमने काफ़ी जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे फाइन ट्यून भी किया है। तो अपना जो आयुर्वेद है ना बहुत बहुत ही सटीक साइंस है, हुँ, बहुत ही प्रिसाइज़ है। हाउएवर मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की कि अपने जो आज के डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग में उतनी डेप्थ नहीं है। तो वो हुँ, इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इतनी सारी दवाई दे देते हैं कि बैलेंस बनने की जगह इम्बैलेंस ही हो रहा है पेशेंट्स के बीच में। तो ये मुझे बहुत पेन करता है। इसीलिए मेरे को वेंचर इन करना ही पड़ा इस चीज़ में और मैंने खुद भी सफ़र किया इस चीज़ को लेके। तो आई थिंक दैट इज़ दिस जर्नी ऑफ माइन इज़ इनेविटेबल मेरे को इसमें जाना ही जाना था क्योंकि मैंने खुद सफ़र किया है, मैं लोगों को देख रहा हूँ और मैं हाथ में हाथ डाल के बैठ नहीं सकता। तो मेरे अंदर से ही ये चीज़ आई कि भैया ये चीज़ तो ठीक करनी पड़ेगी, कैसे भी करके। अदरवाइज़ हम लोग एज़ अ कंट्री बहुत बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपनी कंट्री के ही रूप से ये चीज़ है राइट? योग अगर आप बात करो आज योगा बाहर के कंट्रीज़ वाले बहुत लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, उसमें उन्होंने पेटेंट्स करके रखे हैं, वो अपनी चीज़ें उस पे रिसर्च कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली। और हम लोग ने छोड़ दिया है, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को योगा करना है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ।
ज़रूरत है तो करना है। हुँ, अब ज़रूरत है कि नहीं वो आपको एक्सपर्ट्स बताएँगे, ठीक है? हम लोग बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए, किस सीक्वेंस में करना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से मेरा रूटीन है और इस तरह से ये जर्नी ऐसी चल रही है। ओके सो अ, लाइफ़स्टाइल और जो हेल्थ है इसके बारे में तो हो गया। अब एक आखिरी आपका एक पॉइंट था जो करियर जैसे भी आप काउंसलर भी हो और कंसल्टेंट भी हो। सो ये दोनों रोल्स के बीच में जब करियर काउंसलिंग की बात आती है तो वहाँ पे ऐसे कितने केसेस आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड होता है माइंड, जो केसेस है उनका। करेक्ट, तो वो केसेस आप कैसे हैंडल करते हो? और उनको फिर रिवाइव करने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए एक्चुअली कितना टाइम लगता है फिर? करेक्ट, करेक्ट। सो देखो ये जो आज का डिजिटल वर्ल्ड है ना, वो एजुकेट करने से ज़्यादा हर एक को कन्फ्यूज़ ही कर रहा है। हुँ, आप देखोगे आज का सबसे ट्रेंडिंग वर्ड है एंटरप्रेन्योर। हुँ, हर कोई कॉलेज से पास आउट होता है, उसको आज एंटरप्रेन्योर बनना है। बट क्या उसने देखा है अपने आप को? उसको ये पता है कि मेरी स्किल्स कितनी है, मेरी कैपेबिलिटीज़ कैसी है, क्या मैं कर पाऊँगा, ठीक है? तो सिर्फ़ हम होंगे कामयाब बोल के स्टार्ट कर दिया ऐसा नहीं होता, है ना? तो तो कन्फ्यूज़ हो गए लोग, हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है। तो करियर काउंसलिंग में हमको सबसे पहला यही आता है कि मैं अपने जॉब से खुश नहीं हूँ, हाँ, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है? या फिर मुझे कुछ दूसरा करना है। तो हम फिर उनको ना होलिस्टिक एक अप्रोच बताते हैं, ठीक है? मैं यूजुअली इस अप्रोच का हूँ कि भैया तुम करंट तुम्हारा जो सोर्स ऑफ इनकम है, तुम अगर जॉब भी कर रहे हो, उसको छोड़ो मत, हुँ, ठीक है? तुम्हारी हम लोग स्ट्रेंथ्स एनालाइज़ कर लेते हैं और तुम्हारी वीकनेसेस को भी एनालाइज़ कर लेते हैं। फिर हम लोग ये समझते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे तुम क्या करियर चूज़ कर सकते हो। एक तो तुम्हारा करियर हम लोग नेविगेशन मतलब करियर तुम्हारा मैनूवर करके ट्रांज़िशन भी कर सकते हैं दूसरे करियर में हुँ, या फिर तुम पैरेलली कुछ दूसरा अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, ओके, ठीक है? तो फिर इस तरह से हम लोग उनको गाइड करते हैं। हुँ, तो ओवरऑल अगर इसको सम अप किया जाए तो बहुत कन्फ्यूज़न है। लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत लुक्रेटिव बना दिया है। तो हर किसी को लगता है कि मैं बनूँगा बट हर किसी के बस की बात नहीं होती। हाइप ज़्यादा क्रिएट हाइप ज़्यादा है एग्ज़ैक्टली और हाइप के चक्कर में लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। हाँ, और वो अपना लाइफ़ उसमें बर्बाद भी हो रहा है ना लोगों का बहुत सारे। वक़्त जा रहा है, टाइम जा रहा है वो एग्ज़ैक्टली, चीज़ पे। एग्ज़ैक्टली टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है माँ-बाप का, स्ट्रेस आ रहा है, मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सोसाइटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे दुनिया में जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत एडवांस्ड है वहाँ पे ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम से हम लोग बहुत जूझ रहे हैं, राइट? मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह बहुत प्रेवलेंट है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स, हुँ, राइट? तो इस तरह से है। सो ये समझना कैसे चाहिए किसी भी केस को या फिर किसी भी व्यक्ति को कि अगर एंटरप्रेन्योर आपको बनना है, आपको व्यावसायिक बनना है, आपको बिज़नेस पर्सन बनना है, तो वो क्या क्वालिटीज़ है, क्या स्किल्स है, वो खुद के अंदर कैसे खोजे? तो उसके लिए क्या एक फ़िल्टराइज़ेशन प्रोसेस होनी चाहिए? करेक्ट, करेक्ट। तो देखो पहले तो अपने आप को देखना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अपने इंटरेस्ट क्या है, ये भी देख सकते हैं हम लोग। एग्ज़ैक्ट इंटरेस्ट पे हमारी स्ट्रेंथ्स दिखती है हमको हुँ, बहुत बार, ठीक है? तो ब्रॉडली 2-3 एस्पेक्ट से ही देखा जाता है। मैं बहुत समराइज़ करके बता रहा हूँ इसको, वैसे तो बहुत डीपर लेवल पे हम लोग जा सकते हैं। हाँ, बट आप अगर 2 ही एस्पेक्ट से अगर सोचना चाहोगे तो आप बिल्ड करने में अच्छे हो या सेल करने में अच्छे हो, एग्ज़ैक्टली राइट? हर कोई इंसान आइदर इनमें से कोई तो भी एक चीज़ में अच्छा होता है, दोनों चीज़ों में अच्छा होता है। दोनों चीज़ों में अच्छे होने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हुँ, तो अगर इतना भी हमने अपने आप को क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया मैं कोई चीज़ बनाने में अच्छा हूँ या बेचने में अच्छा हूँ? either आई एम अ बिल्डर और अ सेलर। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली आपके केस में भी आपके भी फील्ड में वो लागू है, राइट? एग्ज़ैक्टली सॉफ्टवेयर में भी वही चीज़ लागू है, ठीक है? अब कुछ-कुछ जो लोग होते हैं वो ऑल-राउंडर होते हैं। हाँ, तो वो खुद का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ भी लॉन्च कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हुँ, हैं, राइट? तो वैसे लोग तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने हुए हैं, राइट? या फिर वो करियर में भी अगर किसी जॉब में भी जाते हैं तो दे विल क्लाइंब द करियर लैडर ऑफ सक्सेस वेरी इफेक्टिवली, एग्ज़ैक्टली राइट? तो ये चीज़ें दिखती है। तो इन्हें बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन बताया कि ये आइडेंटिफ़ाई करके दे सकता है तुमको, ठीक है? कि ओके, हाँ, उस हिसाब से अपना डायरेक्शन चूज़ कर लेना चाहिए। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो कॉर्पोरेट करियर हो, चाहे वो कोई भी करियर हो, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला सवाल हुँ, सो जो अभी अगला सवाल रहेगा, अभी ये तीनों पिलर्स हो गए, आपने हमें एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये है। सो इसके आगे आप अपनी इस जर्नी को कैसे
जो है एलिवेट होते हुए देख रहे हो, कहाँ तक आपको पहुँचना है? जैसे अभी यूनियन मिनिस्टर के साथ तो आपने वो जो है एक्सप्लेनेशन करके वो ऐप आपने ऑलमोस्ट लॉन्च कर दी है। सो उसके बाद क्या वो वेबसाइट के थ्रू भी आएगी? और क्या वो इसके बाद और कुछ चीज़ें हो सकती है क्या कि जो आपके माइंड में है? जैसे अभी आपने आपके दिनचर्या बताई थी कि आप रोज़ वॉक करते वक़्त कुछ खाली दिमाग लेके जाते हैं और फिर कुछ सोच के वापस आते हैं, वो लिखते हैं। सो वो जो डायरी है, रेगुलर डायरी, उसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो अभी तक वर्कआउट नहीं हो पाई है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो मैं यूजुअली पीरियोडिकली उस डायरी में रिफ्लेक्ट करता हूँ, ठीक है? मैं तो शुरुआत में लिख के उसको छोड़ देता हूँ, हाँ, ठीक है? पर अचानक एक दिन मुझे ऐसे ही मतलब बहुत कैजुअली कभी तो भी क्लिक होती है चीज़ें कि अरे यार ये आइडिया मैंने ना बहुत पहले लिखी थी। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट। ओके, तो अपना माइंड जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा। बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है? तो हमेशा अगर हम लोग कोई चीज़ अगर हम लोग डायरी में लिखते हैं या माइंड में डाल के छोड़ देते हैं, तो अपना माइंड जो है हमको राइट पॉइंट इन टाइम सॉल्यूशन देता है। हाँ, तो उसमें मैंने जो डायरी में लिखा है आज तक, उसमें से बहुत सारी आइडियाज़ अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। बहुत सारी आइडियाज़ ऑटोमैटिकली इम्प्लीमेंटेड है। तो वो डायरी मेरी हमेशा चलती रहेगी, ऐसा समझो। अभी तो बहुत दूर तक जाना है, ठीक है? और मैं तो चाहता हूँ कि पैन इंडिया हमारा रीच हो ओवरऑल और इंडिया में अपना ही जो नॉलेज है, उसी का फाउंडेशन लेके उसका अपने ही लोगों को फ़ायदा हो, ये मेरा प्रयास है, राइट? ओके। क्योंकि क्या हो गया, हम लोग अपने रूट से थोड़ा भटक गए। ये मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहा है। आपको भी ये समझ में आया होगा, आप भी अगर देखते हो तो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मार्केट में हम लोग घूमते हैं, जैसे सेल्स की फील्ड से हूँ मैं, सो नीड एनालिसिस एक बात होती है। सो वही यहाँ पे डगमगाया हुआ है लोगों का। कोई भी फील्ड वाला कहीं पे भी आके किसी को भी कुछ भी ज्ञान देके निकल रहा है, सो वो एक अलग वे है। कोई अगर कर रहा है तो उसको पता है ना कि वो किस चीज़ से कर रहा है, उसका दिमाग कैसे चल रहा है। सो आपके बताने से या फिर आपके टोकने से वो चीज़ तो होनी नहीं रही। सो वो अगर उसको पता है कि उसको ये टाइप के लिए टाइम भी लगेगा, हुँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, होती है क्योंकि नीड एनालिसिस टाइम टेकिंग है। उसके ऊपर अगर वर्कआउट प्रॉपरली हो, तब जाके वो रिज़ल्ट देती है। सो मैं वही मानता हूँ कि नीड एनालिसिस सेल्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करेक्ट, कोई भी सेल्स हो, करेक्ट। कोई भी। इवन मेरे पार्टनर भी जो है, हम दोनों सेम वे से सोचते हैं। दिमाग वैसे ही दौड़ता है हम लोगों का क्योंकि नीड एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी का बजट ही ₹2 का है और उसको हम ₹20 की चीज़ बेच रहे हैं, सो वो देखेगा, टाइम पास करेगा। करेक्ट, 2 का 20 कैसे हो सकता है? करेक्ट। 2 का 5 हो जाएगा। हुँ, एंड है 5, लिमिट है। 2 के बजट का 5 लिमिट है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। करेक्ट, तुम 20 की चीज़ क्यों दिखा रहे हो उसको? करेक्ट। सो ये मैंने मतलब हम देखते हैं, यूजुअली मार्केट में मैं रेगुलर ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ, देखता हूँ और फिर उसपे हमारा डिस्कशंस होता है कि ये चीज़ें हमारे या अपने टीम के साथ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एक-एक बंदे को जो हमारे टीम के बंदे हैं, एक-एक बंदे को पहले से क्लैरिटी है, जब से जॉइनिंग है या फिर जब से वो हमसे जुड़ता है, सो उसको तब से क्लैरिटी है कि नीड एनालिसिस पहले करो, टाइम लगा तो चलेगा। बराबर। एक आज आने का तो कल आएगा, लेकिन परफेक्टली आएगा। वो एक हर एक डॉट कनेक्ट करके आएगा। सो इसीलिए मुझे ये सब जो चीज़ें हैं, इंटरेस्ट आता है इंटरनली बिल्ड करने में ज़्यादा और फिर उसको सेल करने में। जैसे आपने बोला यू आर अ बिल्डर और सेलर। सो मुझ में और मेरे पार्टनर में दोनों क्वालिटीज़ हमें दिखती है क्योंकि हम पहले बिल्ड करते हैं उस चीज़ को और फिर बिल्ड करके उसको सेल करते हैं। करेक्ट, अंधी आँखों से तो कोई भी कुछ भी बेच देगा, खरीद लेगा। करेक्ट, हमें आँखों को खुला करके अवेयर करके फिर उसको वो चीज़ बेचनी है। राइट, ₹2 वाले को ₹2 का ही देना है, बहुत हो गया ₹3 अगर उसका है तो। करेक्ट, 20 वाले को 20 का ही देना है, मैं उसको 200 का नहीं दूँगा। सो ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ नीड एनालिसिस करेक्ट, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। करेक्ट, करेक्ट। सो आपके हिसाब से नीड एनालिसिस के अलावा और कौन से 1-2 पॉइंट्स हो सकते हैं कि जो यहाँ पे काम आए? जैसे अभी मार्केट का अगर हम देखें, सो बहुत से टाइप के प्रोफ़ेशन्स आ गए हैं। अभी तो कुछ भी चीज़ का प्रोफ़ेशन बनता है, हुँ, हुँ, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, सो कोई भी कुछ भी कर रहा है। हुँ। सो ऐसे नीड एनालिसिस के बाद ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो अ, आपके भी जो है आने वाले करियर के लिए और जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, सो उनके लिए वो एक मोटिवेशन के तौर पे काम करे कि नीड एनालिसिस और इसके बाद कि ये 1-2 पॉइंट्स जो आप करो। क्योंकि अगर सेल्स वाले हो तो ऑब्वियसली करना ही है, उसकी नीड एनालिसिस के बिना सेल्स है ही नहीं। करेक्ट, और बाकी भी फील्ड जैसे भी कोई कॉर्पोरेट जॉब है, जैसे अब सॉफ्टवेयर का, वो भी नीड एनालिसिस के बेसिस पे है। करेक्ट। क्योंकि क्लाइंट का नीड क्या है उसके हिसाब से हम बनाएँगे ना, जो भी ऐप बराबर, है, बराबर। वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है। करेक्ट, क्योंकि अगर उसको चाहिए माइनिंग का और हम उसको बेच रहे हैं कोई
क्लोथिंग का वगैरह, टेक्सटाइल का, या फिर बना रहे हैं उस टाइप का, तो वो एग्री नहीं करेगा। करेक्ट। सो ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे नीड एनालिसिस के अलावा आपके हिसाब से? राइट, सो नीड एनालिसिस को मैं ऐसा बोलूँगा, उसकी उसी को थोड़ा-सा ट्विस्ट करके मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलूँगा, ठीक है? हाँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वन्स यू डू द नीड एनालिसिस तो आपको एक प्रॉब्लम समझ में आई, जी। ठीक है? या फिर नीड समझ में आई कि इनकी ये नीड है और ये बाउंड्री वैल्यूज़ है और ये प्रॉब्लम है। हुँ। उसके बाद आता है सॉल्यूशन डिज़ाइन। हुँ। तो उसके बाद आपको फिर सॉल्यूशन बनाना है और उसको टेलर करना है बेस्ड ऑन द नीड दैट यू हैव आइडेंटिफाइड और द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू हैव आइडेंटिफाइड, राइट? सो फिर ये इम्पोर्टेंट पिलर होता है कि सॉल्यूशन डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द नीड दैट यू हैव एनालाइज्ड। हुँ। और फिर वो जो सॉल्यूशन तुमको देना है, उसके बाद जब तुम सॉल्यूशन देने जाते हो, तो वो सॉल्यूशन तुम एक ही को नहीं करते हो, वो सॉल्यूशन अप्लाई करते हो मल्टीपल कस्टमर्स को लेके। उसमें से तुमको एक पैटर्न निकल निकल के आता है फिर, ठीक है? मान के चलो कि तुमने सॉल्यूशन तो बेच दिया या प्रोडक्ट बेच दिया। उसके बाद हो सकता है कि तुम्हारे सॉल्यूशन में कुछ कमियाँ हो, तो फिर वो तुमको वो पैटर्न भी सॉल्यूशन देने के बाद भी तुमको कस्टमर से फीडबैक लेते रहना हो, हुँ। राइट? सो कस्टमर फीडबैक पोस्ट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन, राइट? आफ्टर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन है या प्रोडक्ट है या सर्विस है, वो यूज़ करने के बाद कस्टमर को क्या फ़ील आया? हुँ। क्या सैटिस्फैक्शन मिला? क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या अभी भी अनसॉल्व्ड है? ये तुमको फीडबैक के थ्रू समझ में आता है। तो फीडबैक गैदरिंग भी फीडबैक कलेक्शन का मैकेनिज़्म होना ज़रूरी है। ओके। और जब फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, तो फीडबैक को एनालाइज़ करके तुमको फिर से कुछ गैप्स नज़र आएँगी, उसको भी फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो ये एंटायर प्रोसेस होती है और इसके बेसिस पे हम लोग फिर रिवाइव रिवाइव करते, इम्प्रोवाइज़ करते-करते अपने आप को एलिवेट करते हैं। गुड। राइट, सो दिस इज़ हाउ आई थिंक इसको सम अप कर सकते हैं हम लोग। कूल। अभी मुझे ये जानना रहेगा कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में आपके क्या ख़्याल है, और किस वे से ये दोनों चीज़ें अभी आप सजेस्ट करना चाहेंगे व्यूअर्स को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आई थिंक, और इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है। हाँ। ठीक है, हर कोई स्पिरिचुअलिटी की अपनी डेफिनेशन बताता है, ठीक है? और मेडिटेशन की तो पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है आज के डेट में, करेक्ट? सो इसके ऊपर भी क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हुँ। थोड़ा सिम्प्लीफाई करता हूँ सबके लिए, ठीक है? तो स्पिरिचुअलिटी और ये जो मेडिटेशन है, दोनों पहले स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं हम लोग। हुँ। तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि किसी टाइप के रिलीजियस बिलीफ या कोई और टाइप के बिलीफ्स को फॉलो करना या एक टाइप का इंसान हो जाना, हुँ। ठीक है? मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, हुँ। क्वेश्चनिंग योर एक्शंस, क्वेश्चनिंग योर रिजल्ट्स, ठीक है? मेरी हेल्थ खराब है तो क्यों खराब है? हुँ। मैंने क्या करना चाहिए? मैं इमीडिएटली क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा इम्प्रोवाइज़ेशन शुरू हो जाए? हुँ। मेरा करियर अगर गड़बड़ हो रहा है तो क्यों खराब है? क्यों गड़बड़ हो रहा है? ठीक है? तो ये क्वेश्चंस पूछना है स्पिरिचुअलिटी। इंसान स्पिरिचुअल है इसका मतलब वो ऑल द टाइम उसके बिलीफ्स को क्वेश्चन कर रहा है और बिलीफ्स को ब्रेक कर रहा है, ठीक है? और रियलिटी की तरफ जा रहा है, जिसको ट्रुथ बोलते हैं, जिसको हम लोग सत्य भी बोलते हैं, हुँ। करेक्ट? हम लोग अभी मिथ्या वर्ल्ड में जी रहे हैं, हुँ। मिथ्या से सत्य की तरफ जाने का जो रास्ता है वो स्पिरिचुअलिटी है और उसी को मैं क्वेश्चनिंग बोलता हूँ। अगर क्वेश्चन्स हम लोग कर पाए ठीक से, हर चीज़ को, हर बिलीफ को, तो हम लोग सत्य की ओर पहुँच सकते हैं। तो उसको स्पिरिचुअलिटी मैं बोलता हूँ और हमेशा मैं इसी पाथ पे चलने की सबको एडवाइस देता हूँ। दूसरी बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है? वेस्ट ऑफ टाइम इन द सेंस कि किसी के लिए वर्क करता होगा, किसी के लिए कर नहीं करता होगा, ठीक है? अब उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स है। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया, हाउएवर ठीक है, जिनके लिए करता होगा दे शुड कंटिन्यू डूइंग, मेरा उनके अगेंस्ट कुछ ये नहीं है। बट देखो, हमेशा हमको जो चीज़ें पसंद है, वो हम लोग करते हैं अगर और करते रहते तो हम लोग ऑटोमैटिकली मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल, मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूँ, मुझे अगर पसंद है तो, राइट? आपको अगर पेंटिंग पसंद है, तो आप पेंटिंग करते-करते मेडिटेटिव स्टेट में हैं। हुँ। हम लोग अभी पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है इसमें, बातें करने में, राइट? तो हम लोग मेडिटेटिव स्टेट में हैं, एग्ज़ैक्ट। इज़न्ट इट? तो किसी को साइक्लिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है, किसी को पोएट्री पसंद है। तो जिसको जो पसंद है अगर वो चीज़ वो करता है, थोड़े भी समय के लिए दिन भर, तो वो मेडिटेटिव स्टेट में ऑटोमैटिकली जाता है। अगर वही उसका काम, उसका जीवन बनता है, तो वो ऑल द टाइम मेडिटेटिव रहेगा। हुँ। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? तो मैं हमेशा लोगों को यही एडवाइस करता हूँ कि तुमको जो पसंद है वो चीज़ एटलीस्ट दिन में आधा घंटा, 1 घंटा समय निकाल के करने की कोशिश करिए, आपको अलग से मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तो ये मेरा इसमें ऑनेस्ट ओपिनियन है। अ, कहीं किसी पहाड़ पे जाके ऐसे बैठना
और समय गँवाना आई थिंक वो वेस्ट ऑफ टाइम है और मेरे को बड़ा फ़नी लगता है वो चीज़, ठीक है? तो नहीं, हाँ, कहीं न कहीं मैं भी एग्री करूँगा इस बात से कि जो कम्फर्ट आप जिसमें हो, आप जिसमें इंटरेस्ट है आपको, करेक्ट, वो आप कर रहे हो तो आप मेडिटेटिव स्टेट में हो। ऑटोमेटिक क्योंकि मैंने गौर गोपाल दास जी को भी सुना था, इस बारे में बात करते हुए, शॉर्ट्स भी है यूट्यूब पे उनके। सो वो भी यही पॉइंट को कनेक्ट कर रहे थे कि जो कम्फर्ट आपका है, जो आपका इंटरेस्ट है, हुँ, वो आपको मेडिटेटिव स्टेट करेक्ट, करेक्ट। सो मैंने आपके 1-2 आर्टिकल्स पढ़े थे हुँ, रिगार्डिंग दिस स्पिरिचुअलिटी एंड करियर हुँ, अबाउट करियर न्यूज़पेपर्स में। सो और ऐसे भी आपके इंट्रो में मैंने देखा है कि जो 100 से ज़्यादा लेख आपने लिखे हुए हैं और वो प्रकाशित भी हुए हैं किसी न किसी न्यूज़पेपर में। करेक्ट। सो अभी आगे आने वाले वक़्त में लेखन, आप जो राइटिंग करते हो उसके लिए कुछ आप करना चाहोगे? कोई बुक वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट है आपका? करेक्ट। बुक लिखने का मैं वगैरह? सोच तो रहा हूँ इस डायरेक्शन में। सी हम लोग उस जनरेशन से आते हैं जब हम लोग लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। हुँ, आज के डेट में सब वीडियो में कन्वर्ट हो चुका है। एग्ज़ैक्टली पढ़ना-लिखना बंद हो गया लोगों का। तो पेशेंस जो है वो थोड़ा-सा कम हो गया है, कम हो गया। राइट? हालाँकि हालाँकि जो लोग हमारा जो मन है या आत्मा है, उसका अगर जो खा उसकी अगर फूड की बात करें, उसका खाद्य की बात करें, हुँ, तो वो जो अपने बड़े-बड़े बढ़िया से किताबें हैं, ठीक है? स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, ठीक है? वो किताबें हमारा मन का खाद्य है, आत्मा का खाद्य है। तो ये आज के जनरेशन में थोड़ा-सा रेयर हो गया है। हुँ, बट हमारी लाइफ सही मायने में अगर ब्यूटीफुल करनी है, तो ये होना चाहिए। तो मैं तो सोच रहा हूँ किताब लिखने की डेफ़िनिटली एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट कि ये साल भर में कुछ ना कुछ तो डेफ़िनिटली आई विल मेक अ प्रोग्रेस ऑन दैट पार्ट, ठीक है? मैंने हालाँकि एक किताब लिखी है, वो कभी पब्लिश नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ कि उसी को रिवैम्प करके थोड़ा बेटर लेवल पे लेके जाके आई विल ट्राई टू पब्लिश दैट, ठीक है? सो मैंने एक किताब लिखी थी एक 1-2 साल पहले, वो कभी पब्लिश नहीं की मैंने। मैं सोच रहा हूँ कि उसी को थोड़ा-सा रिवैम्प करके क्योंकि अल्टीमेटली वो फाउंडेशनल पिलर्स मेरे जो है वो कॉमन है, उसमें भी हुँ, है। बट अभी वो जो जिस समय लिखी थी, उस समय का मेरा अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस और आज का नॉलेज एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट लेवल का है। हाँ, तो डेफ़िनेटली उसमें एनहांसमेंट की ज़रूरत है। तो मैं सारा जो मेरा अभी तक का किया हुआ काम है 15 साल का, उसका निचोड़ उसमें डालने की सोचूँगा। हुँ, एंड लेट्स होप कि मेरी बुक कुछ दिनों बाद हम सबको मार्केट में पढ़ने को मिलेगी। एग्ज़ैक्टली मैं भी ये चाहूँगा कि जैसे आपके लेख थे, जो मैंने कुछ पढ़े थे, अच्छा लगा था मुझे और मैं भी देखना चाहूँगा कि एक बुक में वो कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म होता है और एक थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा पढ़ने में और मज़ा आता है, करेक्ट, जिनको रीडिंग में इंटरेस्ट है। करेक्ट, छोटे से अच्छा फिर होगा एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है ना, करेक्ट, सो वैसे बुक में राइट, एक परफेक्ट फॉर्म आ जाता राइट है। और बुक ना एक लेगेसी भी होती है। मतलब एग्ज़ैक्टली इफ आई एम नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड, माय बुक्स विल बी देयर, माय टीचिंग्स विल बी देयर, राइट? मेरा एक्सपीरियंस उसमें निचोड़ कहीं न कहीं हमारा एग्ज़िस्टेंस वहाँ पे होता है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्यूटली, भी बहुत से ऑथर्स हैं, जो अभी नहीं है, हयात नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स जो है दोनों, वो हमारे साथ है और उनका एग्ज़िस्टेंस कहीं न कहीं हमारे साथ है, उनके बुक्स के रूप में। करेक्ट। सो अभी जाते-जाते मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप मोटिवेशनल एक संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं हमें, जो स्टूडेंट्स भी हैं एक्चुअली उनको और आप आने वाले समय में ये जो कंसल्टिंग का आपका जो प्रोग्राम है, वो किस हिसाब से एक्सपांड करना चाहोगे? आपको कहाँ पे जाके उसको मतलब स्टॉप तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कहाँ तक आप जाता हुआ देखना चाहते हो उस चीज़ को? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो मैं मोटिवेशनल इन द सेंस मोटिवेशन के तौर पे नहीं देना चाहता हूँ, बट मैं ये बोलूँगा कि अपने जो यंगस्टर्स हैं ना, हुँ, वो उनको अभी ना कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी ये बात पकड़ लेनी चाहिए। एग्ज़ैक्ट अभी कोई भी चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम कन्फ्यूज़ रहते हैं, नो डाउट अबाउट इट। हुँ, बट कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी जाने का जो रास्ता है, वो हर किसी ने ना क्विकली तय करना चाहिए। पूरी की पूरी क्लैरिटी किसी को नहीं होती है। द ट्रैक शुड बी हाँ, सिम्प्लिफाइड। एग्ज़ैक्टली तो तुमको तुम्हारी जर्नी को ब्रेक डाउन करना है एंड अभी कन्फ्यूजन है, हाँ, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है? बस वहाँ तक जाने की सोचना है। उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप हुँ, फर्दर? हुँ, ऐसा काफ़ी पेशेंस रख के तुमको एक-एक, एक-एक स्टेप क्रॉस करनी होती है, तब जाके तुम्हारा कारवां बनता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ये जो स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ बेची जाती है मीडिया हुँ, के थ्रू, वो पेड मीडिया है सब कुछ, ठीक है? उसका जी, पीआर किया जाता है, हम सबको पता है मोस्टली। उसके चक्कर में
हर किसी को लगता है कि मैं बिलियनर बनूंगा या मैं सीरीज ए सीरीज बी रेस करूंगा, बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हर एक को पॉसिबल नहीं है। और वो इन्वेस्टर्स वगैरह तुम्हारे गले पे, मतलब तुम्हारे सर पे बैठे बिना तुमको पैसा क्यों देंगे, है ना? एग्जैक्टली। तो ये सब छोड़ के एक रियलिस्टिक गोल्स हमने सेट करने चाहिए और धीरे धीरे अपनी जर्नी तय करनी चाहिए। खुद में इस चीज को आइडेंटिफाई कर। एग्जैक्टली हम्म, तो मैं ये बोलूंगा कि स्टेप बाय स्टेप जर्नी होती है हमेशा, ठीक है? बूंद बूंद से सागर बनता है। हम्म, तो हमेशा एक बूंद पे फोकस करिए, दैट इज माई मैसेज, ठीक है? दूसरा मैं ये बोलूंगा कि अ, मेरी जो जर्नी है, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ, जो सर्विस दे रहा हूँ सबको, उसमें मैं मेरे सेशंस और वर्कशॉप्स कंटिन्यू करूंगा। मेरा वो मेन मीडियम है जिससे मैं लोगों को एजुकेट एम्पावर करता हूँ और मैं मासेस तक पहुंच पाता हूँ। जिससे वन टू वन कंसल्टेशन में क्या है, मैं एक समय में एक ही बंदे के पास या बंदे के पास पहुंच पाता हूँ, हम्म, राइट? तो वो भी तो कंटिन्यूड है, बिकॉज देर आर पीपल हु एक्चुअली वांट टू मीट मी, जो आना चाहते हैं फेस टू फेस। उनकी प्रॉब्लम्स इतनी क्रिटिकल होती है कि वो बोलते हैं, मैं उनको पहले बोलता हूँ कि भैया वर्कशॉप में आ जाओ, ठीक है? या मेरी टीम बोलती है कि वर्कशॉप में आ जाओ, बट वो बोलते हैं कि वर्कशॉप में तो हम लोग आएंगे, ठीक है? वर्कशॉप तो करना ही करना है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कर भी लिया हमने वर्कशॉप, पर हमको फेस टू फेस मिलना है। हम्म, तो मेरा जो सेशंस और वर्कशॉप्स है मेरे, वो मैं पैन इंडिया लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है? इंडिया का हर इम्पोर्टेंट इंसान उसका बेनिफिशियरी हो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें इतनी वैल्यू है, हम्म, ठीक है? तो वो मेरा मेन गोल है एंड इससे हमारी कंट्री का बेटरमेंट हो, यही मेरा उसके पीछे का उद्देश्य या पर्पस भी है। और वन टू वन कंसल्टेशंस के थ्रू मैं क्रिटिकल केसेस को हैंडल करना चाहता हूँ, तो वो भी चलता रहेगा पैरेलली, क्योंकि आज के डेट में एडवांटेज ये है कि ऑनलाइन भी हम लोग कंसल्टेशंस कर सकते हैं। तो वो हमारा चलता रहेगा काम, ठीक है? हाँ, तो जितने भी मीडियम्स हैं या ऐसे जैसे ये पॉडकास्ट है, इसमें जिससे भी हम लोग जिसके थ्रू हम लोग एजुकेट कर पा रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर पा रहे हैं लोगों के हम्म, बीच, तो ऐसे जितने भी मीडियम्स हैं या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म्स। तो वहाँ जाके आई विल ट्राई टू बेसिकली क्रिएट द अवेयरनेस। ये अवेयरनेस से फिर ऑटोमैटिकली लोग एजुकेट हो जाएँगे। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। जिन जो नहीं कर पाएँगे उनके लिए मैं बैठा ही हूँ यहाँ पे, राइट? इस तरह से ये जर्नी चलती रहनी चाहिए और आई वांट टू डाई लाइक दिस ओनली। यही काम करते-करते मैं मेरी मौत आए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ये मेरा ख्वाब है। या ओके। सो थैंक यू सो मच आस्वाद वाघमारे सर, हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर आने के लिए। सो मैं मतलब मुझे रियली आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक यूज़फुल टॉक हुआ है हमारे बीच में, जो आगे वाले को भी, जो व्यूअर्स है उन लोगों को भी वो उतना ही कंफर्टेबल रहे और उनको उतना वो मदद करे। सो फिर एक बार धन्यवाद आपका थैंक यू कि सो आप मच। अपने वक़्त से वक़्त निकाल के हमारे इस पॉडकास्ट में आए। जाते-जाते जैसे आपने एक मोटिवेशन स्टूडेंट्स को दिया, सो आखिर में मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जैसे अभी आपने बताया कि आपकी जर्नी आप ऐसे होते हुए देखना चाहते हो, आपका एंड भी आप इसी फ़ील्ड में ऐसे ही आपने रिटेन कर लिया कि ऐसे हो। सो इस पे स्टिक कैसे रहना है, वो जाते-जाते आप बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। करेक्ट। तो देखो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है एक लेवल पे आने के बाद। तो मैंने जैसे ऑलरेडी कवर की है वो चीज़ कि हमको ना बड़े-बड़े सपने देखने नहीं है। बड़ा बड़ा लक्ष्य माइंड में होना चाहिए, हुँ, ठीक है? माइंड में होना चाहिए, बट उसको स्ट्रेस मत करिए कि हमको इस लेवल पे जाना है, हुँ, 100 करोड़ कमाने हैं, ठीक है? 100 करोड़ को पहले तुम ब्रेक डाउन करो। पहला करोड़ कितने साल में आएगा? उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा? कितने लोगों की टीम लगेगी? पैरेलली काम करेंगे या खुद ही करेंगे तो होगा? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये हुँ, काफ़ी ईज़िली समझ में आता है। पैसों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बट एक समझ में आने वाली बात है, इसलिए पैसों का एग्ज़ाम्पल लिया मैंने। तो 100 करोड़ को अगर 100 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 1 करोड़ के 100 हिस्से बनते हैं। हुँ, तो पहला करोड़ कैसे कमाओगे? ठीक है, पहला करोड़ अगर तुमने कमा लिया, तो सबसे पहला करोड़ कमाना तुम्हारा बहुत मुश्किल होता है। हुँ, उसके बाद 1 करोड़ आ गए तुम्हारे पास, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, एग्ज़ैक्ट वो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस और स्किल ऑटोमैटिकली होती है। फिर तुमको वहाँ से मज़ा आना शुरू होता है। फिर तुम्हारा मल्टीप्लाई मतलब एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ की जर्नी शुरू हो जाती है। तो हमेशा क्या है ना, छोटे-छोटे गोल्स ही सेट करना चाहिए और उसकी जो अचीवमेंट हम लोग करते हैं, तो उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, ठीक है? मान के चलो किसी का अगर जॉब भी नहीं है आज, बट उसको 20,000 का जॉब लग गया, तो ही शुड सेलिब्रेट।
पहला 20,000 का सैलरी आने के बाद ही शुड सेलिब्रेट, भले 1,000 2,000 1,500 ही खर्च करो, ठीक है, बट ही शुड सेलिब्रेट विद हिज लव्ड वंस कि भैया देखो मेरे को जॉब लग गई है, मैंने 20,000 कमाया। उसके बाद क्या 20 का 40 कैसे करना है वो सोचो ना, उसके बाद सोच सकते हो, राइट? सो 40 का 80 कैसे करना है, 80 का 2 लाख कैसे करना है, ये धीरे-धीरे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं, छोटी स्टेप वो सोचना है हमको। हुँ। इसी से हमेशा ना हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। एक स्टेप्स हो गई, सेलिब्रेशन हो गया, नेक्स्ट स्टेप का सोचने सोचने लग गए, छोटी नेक्स्ट स्टेप हो गई, फिर सेलिब्रेट किया, फिर बड़ी स्टेप, फिर मतलब छोटे-छोटे स्टेप, नॉट बड़ी स्टेप, छोटे-छोटे स्टेप करके ही बड़ी स्टेप बनती है। हुँ। तो ये मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है? बट इ इसमें ना क्या होता है कि पेशेंस बहुत लगता है हुँ। और आज ओवरऑल हम लोग जो देखते हैं उसमें पेशेंस की कमी है। तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ वर्थव्हाइल अचीव करने के पीछे हम लोग जा रहे हैं। एग्ज़ैक्ट तो वो 2 चीज़ें अगर हमारी रही, तो ऑटोमैटिकली इस पे हम लोग स्टिक रह सकते हैं, ठीक है? उसमें भी नहीं हो रहा है, तो फाइंड अ मेंटर। हम जैसे लोग मेंटोरिंग भी करते हैं, राइट? तो फिर मेंटोर्स क्या करते हैं, दे विल एंश्योर कि यू डू इट बाय बाय ऑल मीन्स, ठीक है? हम लोग छड़ी लेके पड़े पीछे रहते हैं और नहीं हो रहा है तो डंडे मारते हैं, सीधा-सीधा, ठीक है? तो ऐसे मेंटोर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, नहीं है तो बुक्स को मेंटोर बनाइए, ठीक है? अगर आपको ऐसा कोई मिल नहीं रहा है तो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप लोग जर्नी में हमेशा फ़ोकस्ड रह सकते हैं। ये मेरा मैसेज रहेगा। थैंक यू सो मच आस्वाद सर वन्स अगेन। सो जैसे आस्वाद सर ने अभी कहा कि छोटी-छोटी स्टेप्स होती है, जैसे आप मान लो अभी आपने कुछ स्टार्टअप किया है, कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको बनना है, आपको ऑफ़िस की ज़रूरत है या फिर आप कोवर्किंग स्पेसेस देख रहे हो, तो आप आ सकते हैं, आप रीच कर सकते हैं तो कोवर्किंग कंपनी देवनगर नागपुर को फिर जो कि है हमारे वेन्यू पार्टनर। इसी के साथ-साथ मैं थैंक करना चाहूँगा रिफ्रेशमेंट पार्टनर्स, पार्टनर्स कैफ़े, जरीपटका नागपुर इनको और ये था टीआरपी द राही पर्सपेक्टिव, टीआरपी अनफिल्टर्ड का तीसरा एपिसोड पावर्ड बाय कर्मयोग ग्रुप। तो चलते-चलते फिर एक बार सर को धन्यवाद कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर।